हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में देखा था कि किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। आज हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड किस किस बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं, या फिर ये जो 3 कंपोनेंट होते हैं दैट इज़ फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये आपस में किस तरह से बाइंड करते हैं। तो सबसे पहली बात लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, आज भी बताती हूँ कि जो शुगर है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ बाइंड करता है विद दी हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड जो शुगर है वो फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है विद दी हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और शुगर की फर्स्ट पोजीशन दैट इज़ दिस, फर्स्ट पोजीशन बाइंड करती है नाइट्रोजनस बेस के साथ, एंड शुगर की फिफ्थ पोजीशन जो कि रिंग के बाहर प्रेजेंट होती है वो बाइंड करती है फॉस्फेट के साथ। ध्यान रखना, द फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर अटैच विद द 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ पायरिमिडिन। हमने देखा था कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ प्यूरिन एंड सेकेंड इज़ पायरिमिडिन। प्यूरिन जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर थे, उसमें 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, और पायरिमिडिन जो कि एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थी। ठीक है, तो जो प्यूरिन की जो 9th पोजीशन होती है वो शुगर की फ़र्स्ट पोजीशन के साथ बाइंड करती है, और पायरिमिडिन की फ़र्स्ट पोजीशन शुगर की फ़र्स्ट पोजीशन के साथ बाइंड करती है। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यहाँ पर हमने मेनली प्यूरिन दैट इज़ एडेनिन का एग्जाम्पल लिया है। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो शुगर के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, एंड जो फॉस्फेट होता है वो भी शुगर की 5th पोजीशन के साथ बाइंड करेगा विद दी हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए क्या है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो आगे देखेंगे हम किस तरह से डीएनए की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। हमने ये भी देखा था कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो किस तरह से ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, न्यूक्लियोटाइड से कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर। This is the one polynucleotide. DNA is composed of 2 polynucleotide chain arranged like spiral ladder. Spiral ladder like इस तरह से, ठीक है। Next, 2 strand of nucleotide are anti-parallel to each other and bind with hydrogen bond। देखो, पैरेलल लाइन हमें पता है इस तरह से होती है, एंटी पैरेलल मीन्स होती पैरेलल ही लेकिन एंटी पैरेलल होती है। अगर एक इस साइड जा रही है तो दूसरी इस तरह से जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस अटैच विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर एंड फॉस्फेट अटैच विद फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, 1 फॉस्फेट अटैच with the 2 sugar via phosphodiester bond। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में कंफ्यूज मत होना। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब एक फॉस्फेट एक शुगर के साथ बाइंड करती है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब एक फॉस्फेट 2 शुगर के साथ बाइंड करती है, या फिर 2 शुगर्स को आपस में कनेक्ट करती है एक फॉस्फेट, उस टाइम पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्म होते हैं, हाउ द न्यूक्लियोटाइड अरेंज टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो, हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट पोजीशन होती है कार्बन की वो फॉस्फेट के साथ अटैच होती है, जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होती है, एंड जो 5th पोजीशन होती है वो फॉस्फेट के साथ अटैच होती है। साथ ही साथ इसमें जो 3rd पोजीशन होती है शुगर की वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक फॉस्फेट जो कि 5th पोजीशन पर प्रेजेंट है वो दूसरी फॉस्फेट के 3rd पोजीशन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक फॉस्फेट है जो कि इसके 5th पोजीशन से अटैच है, यही फॉस्फेट दूसरी शुगर की 3rd पोजीशन से अटैच होता है। दैट इज़, अगर ये एक शुगर की स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो 5th होता है वो रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। तो एक फॉस्फेट जो कि 5th कार्बन पर प्रेजेंट होती है वो फॉस्फेट दूसरी शुगर के 3rd कार्बन के साथ अटैच होती है, लाइक दिस।
ये रही 5th पोजीशन इस शुगर की और ये है 3rd पोजीशन इस शुगर की। तो ये दोनों मिलकर इस तरह से बाइंड करते हैं 3rd पोजीशन के साथ और ये बनाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये एक शुगर है, ये दूसरी शुगर है। इस शुगर की जो 5th पोजीशन पर फॉस्फेट प्रेजेंट है वो इस शुगर की 3rd पोजीशन के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 स्ट्रैंड फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि इस तरह से एक स्ट्रैंड ये रहा न्यूक्लियोटाइड का और एक स्ट्रैंड ये है न्यूक्लियोटाइड का, और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड करते हैं। किस तरह से बाइंडिंग होती है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक पायरिमिडीन हमेशा एक प्यूरिन के साथ बाइंड करता है। मैंने सिंबल भी बताए थे कि अगर हम एडेनिन यूज़ कर रहे हैं तो एडेनिन के लिए ए यूज़ होता है, थाइमिन के लिए टी, साइटोसिन के लिए सी, ग्वानिन के लिए जी, ठीक है। तो जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ बाइंड करता है विद दी हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो थाइमिन होता है वो एडेनिन के साथ बाइंड करता है और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्यूरिन होता है वो सिर्फ पायरिमिडीन के साथ ही बाइंडिंग बना सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी बाइंडिंग हो रही है, 2 स्ट्रैंड्स आपस में बाइंड कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक स्ट्रैंड है शुगर का, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और इन्होंने आपस में बाइंडिंग कर रखी है विद दी हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से एंटी पैरेलल है, डैट इज़ अगर एक इस साइड जा रहा है तो दूसरा इस साइड की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। जहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पर 5 प्राइम होता है, और जहाँ पर भी OH फ्री ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पर 3 प्राइम होता है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये रहा 5 प्राइम, ये रहा 3 प्राइम। दैट इज़ अगर 5 प्राइम एक स्ट्रैंड का यहाँ है तो दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम यहाँ पर होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं DNA के स्ट्रक्चर की। अगर हम DNA के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही न्यूक्लियोटाइड स्पायरल फॉर्म में अरेंज्ड हो जाते हैं। स्पायरल दैट इज़ एंटी पैरेलल होते हैं, स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। जैसे हमने स्पायरल लैडर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एक स्पायरल लैडर होती है, बिल्कुल इसी तरह से ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अरेंज्ड हो जाते हैं। अच्छा, DNA के स्ट्रक्चर में एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं लाइक रेंडमली कुछ भी, तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग होती है। एक्चुअली में जो DNA की स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर 2 ग्रूव्स बनते हैं, एक होता है माइनर ग्रूव एंड एक होता है मेजर ग्रूव। अगर आपकी स्ट्रक्चर में ये दोनों ग्रुप क्लियरली विजिबल हैं, दैट इज़ वो DNA की स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बार लाइक दिस। ये होता है मेजर ग्रुप। यहाँ पर आप देख सकते हैं गहराई बहुत ज़्यादा है, ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है वहाँ पर है मेजर ग्रुप, और यहाँ पर है आपका माइनर ग्रुप। इसी तरह से हम लास्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये माइनर ग्रुप है, यहाँ पर मेजर ग्रुप है। दैट इज़ जो माइनर एंड मेजर ग्रुप होते हैं वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, और एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप तक की जो दूरी होती है उन्हें हम पिच कहते हैं, या फिर कह सकते हैं DNA का एक टर्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। दैट इज़ एक टर्न यहाँ से लिया DNA ने और यहाँ पर आकर कंप्लीट किया, इसी तरह से दूसरा टर्न यहाँ से यहाँ पर कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये जो एक टर्न होता है DNA का, इसे पिच कहा जाता है, पिच। और इस एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर दैट मीन्स यही जो न्यूक्लियोटाइड की हमने यहाँ पर बात की है, यही न्यूक्लियोटाइड एक टर्न में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, यानी कि अगर मैं इस एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ, देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ, इन 2 न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करती हूँ तो इन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है दैट इज़ दिस, ये दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रम। यानी कि मैं कह सकती हूँ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड इज़ 3.4 एंगस्ट्रम। और एक टर्न जो होता है जिसे हम पिच कहते हैं
वो 34 एंगस्ट्रम का होता है, जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं। इनका जो डायामीटर होता है वो आपका 20 एंगस्ट्रम का होता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसी को वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है। यही मॉडल था जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, यही स्ट्रक्चर थी जो वॉटसन एंड क्रिक ने रिप्रेजेंट की थी। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA was given by Watson and Crick in 1953. According to this model, DNA क्या है? DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो कि अरेंज होती है स्पाइरल लेडर शेप में। DNA के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। दैट इज़ अगर एक इस तरह से जा रहा है तो दूसरा इस तरह से जाता है, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। देन जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं यही क्या है? यही हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज़ दिस। देन ईच स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्मिंग द बैकबोन। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, ये रही शुगर, ये रही फॉस्फेट, यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक बैकबोन बना रहे हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में शुगर एंड फॉस्फेट के थ्रू लिंक्ड है। यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो शुगर है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है और शुगर फॉस्फेट के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। द ऑल न्यूक्लियोटाइड ऑफ द स्ट्रैंड रिमेन कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बोथ द स्ट्रैंड कंप्लीट वन टर्न एट ईच 34 एंगस्ट्रम कॉल्ड पिच। दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक का एक टर्न कंप्लीट हुआ है तो इस टर्न को हम पिच कहते हैं। देन ईच पिच कंटेन 10 बेस पेयर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जो हैं जिनको हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है यहीं पर हमने इनको बेस पेयर्स का नाम दे दिया है। देन स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड 3.4 एंगस्ट्रम, ये बात भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर, दैट इज़ दिस। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड ये है और सेकंड न्यूक्लियोटाइड ये है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रम होती है।